अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि मैं सी यू ई टी पी जी एम एस डब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू जो उसके क्वेश्चन थे उसको हम कर रहे हैं, उस सीरीज़ को हम कर रहे हैं जिसमें कि मैंने 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी जो लास्ट के 25 क्वेश्चन बचते हैं पार्ट बी के, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि किस क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से उसका सोर्स होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरे नोट्स से जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे लास्ट टाइम, जिसे स्टूडेंट्स ने काफ़ी बाय किया था, उसके बाद उनका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कस करता चलूँगा कि वो सब चीज़ें टॉपिक जो है मैंने अपने नोट्स के अंदर मेंशन पहले से की हुई थी, जिसके थ्रू जो उन्होंने पढ़ा है और उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहा। तो आज हम शुरू करेंगे लास्ट के 25 क्वेश्चन, और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी बीच में आएंगे कंसेप्ट उनको भी मैं डिस्कस आपसे करता हुआ चलूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 76 आप सभी के सामने है, जिसका पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ बेसिक प्रेमाइस ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि भक्ति मूवमेंट का बेसिक प्रेमाइस क्या था। अब उसमें पूछा है कि भक्ति मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एक रेजोल्यूशन क्या था। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये आता है हमारे सामने, स्ट्रेस ऑन कॉमन बाउंड्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटेड टॉलरेंस अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। ओके, ये वेरी ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी अदर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या कहती हैं। स्टेट ऑन सेल्फ स्ट्रेस ऑफ सेल्फ कंसंट्रेशन, नो ये तो नहीं है। स्ट्रेस ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग, ये हो सकता है उसका सब पार्ट में, बट उसका कोर जो प्रमाइस है ना, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये था पहले वाला, जिसमें क्या है कि बाउंड्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटेड टॉलरेंस अमोंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो अलग धर्म से बिलोंग करते हैं उनमें आपस में भाईचारा और इंसानियत को पैदा करता है। ठीक है, ये क्या था, इसका भक्ति मूवमेंट का बेसिक प्रोमाइस था। ओके, अब आगे की तरफ देखते हैं। हमारा इसका ऑप्शन तो आपको सभी को पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा ए। ओके, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 77। इसमें लिखा है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी डिस्कस करता चलूंगा कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आपके सामने से ऑप्शन आया है, ये लिखा है, वर्ड आया है स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड प्रोसेस विच प्रिवेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप from participating fully in social, economic and political life of the society in which they live is called as। इसमें कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स और प्रोसेस वो क्या है जो रोकता है किसी इंडिविजुअल को, नहीं किसी व्यक्ति को या समूह को, किससे फुल्ली पार्टिसिपेट करने से। किस में फुल पार्टिसिपेट करना है, इसमें समाज में फुल पार्टिसिपेट करने से, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में फुल पार्टिसिपेट करने से, और उनकी पॉलिटिकल लाइफ को फुल पार्टिसिपेट करने से सोसाइटी के अंदर रोकता है, वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स। स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्या कहलाता है, सबके सामने आपको ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके जो है ये जितने भी टर्म हैं उसको डिफाइन करूंगा आपके सामने, ताकि अगर फ्यूचर में कहीं और कमेंट ये ऑप्शन आपको दिखते हैं तो आप एलिमिनेट कर उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग, ओके। सेकंड सोशल एक्सक्लूजन, ओके। बी 3 है हमारा प्रिजुडिस, और फोर्थ है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइपिंग वो होता है कि जब हम किसी चीज को लेकर पहले से ही एक हमारे मन में परिकल्पनाएं बन जाती है। जैसे कि मान के चलो मेरा है, मैं अपना एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो दिल्ली में हुई है, एजुकेशन हमारी दिल्ली में हुई है, तो लेकिन जब मैं एमपी की तरफ यानी मध्य प्रदेश की तरफ आ रहा था जॉब करने के लिए, तो मुझे बहुत सारे स्टीरियोटाइप थे मेरे ध्यान में कि मैं जब एमपी में जाऊंगा तो वहाँ पर तो बहुत पिछड़ापन होगा, वहाँ तो लाइट आएगी कि भी नहीं आएगी, और कितना वहाँ पर लोग कैसे होंगे, कैसे उनके कल्चर होगा, क्या वेशभूषा हो, क्या मैं वहाँ पर फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये सब क्या था, मेरे स्टीरियोटाइप थे। मेरे पहले से पहले मन घड़ित कुछ कहानियां थी मेरे जहन में जिनको लेकर मैं चल रहा था, लेकिन वो सब मेरी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये वो क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग होता है। दोस्तों हमारा सोशल एक्सक्लूजन। अब सोशल एक्सक्लूजन इसका मतलब है किसी भी समाज में से इंडिविजुअल को या ग्रुप को बाहर कर देना, जो मेन स्ट्रीम है, जिसमें कि सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ जो है एक मेन स्ट्रीम में जी जा रही है, उससे अलग थलग कर देना, ऐसे बैरियर्स बनाना। जैसे कि इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम समझे तो कास्ट। इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कास्ट के नाम पर बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमने जो है स्ट्रक्चर बनाए हैं, बैरियर्स बनाए हैं, जिससे कि उन चीजों को आउट कर देते हैं। उससे क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो ग्रुप का हो। और इसके बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है सोशल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल बैरियर्स। ठीक है, इसको किसी और दिन डिफाइन करूंगा अपनी एक अलग स्पेसिफिक वीडियो में, अगर वरना वही वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और अभी हमें और भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
तो सोशल एक्सक्लूजन। थर्ड है हमारा प्रेजुडिस, यानी पहले से पहले किसी चीज़ के बारे में जज कर लेना, या फिर डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव करना। भेदभाव हो सकता है, इसका आंसर आप करके आ जाए, लेकिन इसका आंसर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसको वो कहते हैं हम सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 अगर आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है व्हाट आर द अप्रोचेस टू एस्टिमेट जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन को मतलब अप्रोच क्या रहती है उसको कैलकुलेट करने का या एस्टिमेट करने का। आपके सामने ऑप्शन है हमारे द प्रोडक्ट अप्रोच, ओके, बी द इनकम अप्रोच, ओके, द सी कंजम्पशन अप्रोच, या डी एक्सपेंडिचर अप्रोच, या ई मल्टीप्लायर अप्रोच। ओके, अब हमारे सामने आ जाता है ऑप्शन। अब हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है ए प्रोडक्ट अप्रोच, ये ठीक है, तो जिसमें ए है उसे क्लिक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। जिसमें ए नहीं है उसको हम हटा देते हैं, जैसे कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ए नहीं है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं ऑप्शन बी कट गया हमारा। अब उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट अप्रोच हो गया, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द इनकम अप्रोच। ऑफ कोर्स इनकम अप्रोच तो होगी ही होगी। ठीक है, तो जहाँ पर बी नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पर बी नहीं है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्या है, कंजम्पशन अप्रोच। कंजम्पशन अप्रोच जीएनपी में नहीं आता है, तो जहाँ पर सी है उसको भी हम हटा देते हैं। तो जहाँ पर सी है ऐसे इसमें सी है, तो ये भी हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा सी, ए बी डी, यानी कि प्रोडक्ट हो, इनकम हो, और उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर। इस पर क्या काम करता है हमारा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ये भी मैंने जो भी मेरे अपडेटेड नोट्स हैं, अगर मैं आप बता दूं आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं इस एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो आप जो है CUET PG MSW के लिए मेरे से नोट्स ले सकते हैं, जो कि पेड नोट्स हैं। उसके लिए आपको पे करना होगा, जिसका अमाउंट है 399। इसमें आपको 9 यूनिट्स तो मिलेंगी, साथ साथ मैंने एक 10 यूनिट भी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कि मैंने अपने 5 साल का अपना इस एग्ज़ाम को फॉलो करता आ रहा हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इस चैनल से कंटिन्यू जो एस्पिरेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। उसी के साथ साथ मेरी भी बहुत इवॉल्विंग हुई है, मेरी भी बहुत लर्निंग हुई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक 10th यूनिट बनाई है, जिसमें कि मुझे लगता है क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं सिलेबस में ना होने के बावजूद भी। तो 10th यूनिट मैंने उसके बिहाफ पर बनाई है, तो उसमें आपको 399 में आपको तो कंप्लीट सिलेबस का, ये पार्ट बी का जो कंप्लीट सिलेबस है, यानी 10 यूनिट 9 यूनिट वो दूंगा आपको, 9 यूनिट प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस में 10 यूनिट और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, तो जिसका अमाउंट है 399। आप जल्द से जल्द इसको बाय कर लो, वरना तो फिर जो है आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है, जैसे आपको पता होगा यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं दोनों कंप्लीट करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं जाके। उसके साथ साथ लेकिन बाकी की यूनिट कवर करा पाना मुश्किल है एग्जाम के आने से पहले, क्योंकि मैं भी इंगेज हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलना शुरू होता है मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अपना सच में एग्जाम को लेकर आप सीरियस हैं, निकालना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो आप जो है 10 यूनिट्स वाला जो मेरा PDF नोट्स हैं वो बाय कर लें। 399 में अवेलेबल है। आप मुझे academiaswat@gmail.com पर हाई लिख के भेज दीजिए, या फिर आपको रिक्वायर्ड्स हैं नोट्स की, उस तरीके से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द करूँगा। और आप जो है अपनी प्रिपरेशन को वहाँ से कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। 2 यूनिट आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं, बाकी जो 3 यूनिट हैं उनको भी आप जाकर मेरे PDF नोट से पढ़कर अपने जल्दी से सिक्योर कर, जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर करके MCQs कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। अब क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है आपके सामने, द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ हैज़ बीन गिवन बाय। अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे ना, ये एग्जाम या क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली कर पाएंगे, मतलब बहुत आसानी तरीके से, ये सब मैंने उसमें कवर अप किया हुआ है। और मेरी अदर वीडियोस भी जो हैं जिसमें मैंने ये सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है 2 कोहली। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो सॉरी, कोई क्वेश्चन मिस हुआ है शायद, हाँ 80, क्वेश्चन नंबर 80 मिस हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा सीडा की फुल फॉर्म। सीडा की फुल फॉर्म क्या है? तो सीडा की फुल फॉर्म बहुत इजी है, एक कन्वेंशन था, जो कि इसमें मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ताकि मैं आपको जल्द से बता दूंगा और आप इसको याद कर लेना, रट लेना एक तरीके से। ठीक है, तो इसका है सीडा का है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडा। ठीक है, इसके लिए इसकी क्या फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। You haven't been involved in risk behavior, say taking drug, have you? अभी पूछने की एक तरीके से कन्वर्जेशन है, उसमें पूछे किस तरीके का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है या फिर आपका
लीडिंग क्वेश्चन है या फिर आपका ये मिरर क्वेश्चन है। इस तरीके टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप जो है एक बार सर्च करके अच्छे से समझ के जाएं ताकि आप क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट कर सकें। तो अब इसमें पूछा क्या, यू हैवंट बीन इन्वॉल्व इन रिस्क बिहेवियर सेज टेकिंग ड्रग्स, तो हैव यू, क्या तुमने लिया है, तो ये क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है या फिर एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें कि आप एक चीज पूछकर आगे की बात शुरू कर सकते हैं, लीड दे रहे हैं आप, है ना। ओपन एंडेड में ये होता है कि आपको मतलब एक तो ये होता है क्लोज एंडेड में, क्या आपको आलू के पराठे पसंद है, ये क्या है क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड। उसने बोला यस तो यस, नो तो नो, खत्म हो गया, क्लोज, है ना। लेकिन ओपन एंडेड क्या होता है, जिसमें आपने पूछा और उसमें बहुत सारी बातें, अब मैं पूछूं आपको आलू के पराठे क्यों पसंद है, तो आप बताना शुरू करोगे कि उसमें ये है, क्रिस्पी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, सर्दी के मौसम में पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ आप बताना शुरू करोगे। मैंने उसमें क्यों पूछा, ओपन एंडेड दिया आपको, ठीक है। उससे आप जो है ओपनली और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं उस टॉपिक पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहते हैं अगले से, मतलब नेक्स्ट पर्सन से। बट लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, आप सिर्फ उससे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, छोटा सा सवाल पूछने का तो उसका जवाब देता है, फिर उस जवाब पे से आप एक और अलग अलग जवाब क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा सेज टेकिंग ड्रग्स हैव यू, क्या तुमने लिया है ड्रग्स, वो बोला है हाँ, तो फिर हम पूछे अच्छा लिया है, कितना लिया है, कहाँ से लिया है, कैसे, नहीं क्यों नहीं लिया, ऐसे नहीं, वो सब क्या है लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 82 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना इसको वरना कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें पूछा है इन्होंने कि जो मैल्थुसियन एक थ्योरी है, एक ऐसे लिखा था इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, जिस ऐसे में इन्होंने कहा था कि, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बहुत छोटे से ब्रीफ में। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर ये कहा था कि अगर सपोज करो हमारे कंट्री की, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब बढ़ती है, तो जितनी स्पीड से हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती है, उतनी स्पीड से जो है हमारी क्या नहीं होती है, हमारी फूड की प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है। इस बात में आप सब इत्तेफाक रखते होंगे, जितनी स्पीड से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है या बढ़ सकती है, उस हिसाब से उतनी स्पीड से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती है। ओके, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, उसको चेक बैलेंस करने के लिए क्या आते हैं, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, और उसके बाद फेमाइन आता है, ये सब आते हैं, ताकि जो है पॉपुलेशन जो एक्स्ट्रा हो गई थी उसको ख़त्म करके, और जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, उसके बराबर जो है पॉपुलेशन हम कर सकें। यानी कि उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस तरीके की फेमाइन आते हैं या फिर अलग अलग चीज़ आते हैं। एक तरीका ये है नेचुरल तरीका। दूसरा तरीका, हम दूसरे एंड पर हम इस तरीके से भी अपनी पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, लाइक अगर हम बाल विवाह रोक दें, फैमिली प्लानिंग को अगर हम अच्छे से लेके चलें। दूसरा हमारा साथ ही हमारा फैमिली प्लानिंग हो गया, बाल विवाह रोकें, और कुछ इस तरीके के लॉ बनाएं जिससे कि एज बढ़ाई जा सके शादी की कानूनी तौर पर। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी 18 है फीमेल के लिए और मेल के लिए 21 है, और अगर हम इसको और बढ़ा दें, अगर फीमेल को भी 21 पर ले आएँ और मेल को भी आगे 23 या 21 पर ही रहने दें, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे शादियाँ कम होंगी, इससे शादियाँ कम होंगी तो फिर आने वाले जो जनरेशन है वो थोड़ा डिले से आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि जो बच्चे 2 साल बाद पैदा होने थे वो 4 साल या 5 साल बाद पैदा होंगे, तो इस तरीके बैलेंस हम बना सकते हैं इन तरह की चीज़ों से, ठीक है। अब समझे मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन के बारे में। अब हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझाता चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन दोबारा से किसी और फॉर्म में आपके सामने आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें और रियल मीनिंग में आप जो है इस क्वेश्चन, इस एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अरिथमेटिक क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होता है, इन दोनों के बारे में पता करते हैं कि ये है क्या। अरिथमेटिक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई चीज़ें बढ़ रही हैं। मान के चलो आज हमारे यहाँ पर 2 किलो अनाज पैदा हुआ, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि कल हमारे 2.5 पैदा हो जाए, 3 किलो अनाज हम उगा लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आज 2 उगाए तो कल हम 4 कर लेंगे, या फिर हम उसका 8 कर देंगे, फिर उसका हम 16 गुना कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लैंड है, और कितना भी फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा यूज़ भी कर लेंगे तो भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा सकते अपनी प्रोडक्शन को जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, ठीक है, पहली चीज़। अब ये ज्योमेट्री में क्या होता है कि चीज़ें बढ़ सकती हैं, 2 4 8 16 18 इस तरीके से, 16 के बाद सीधा 32 इस तरीके से भी डबल पॉपुलेशन हो सकती है।
अगर आप 100 सेंचुरी का, पूरी सेंचुरी का, अगर आप इस सेंचुरी का और मतलब 20th सेंचुरी का और 21st सेंचुरी का अगर आप पूरी सेंचुरी का एक पॉपुलेशन ग्राफ देखेंगे, पॉपुलेशन चार्ट देखेंगे, तो उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक वो हुआ है, अब मतलब बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिकली पॉपुलेशन बढ़ी है लास्ट फ्यू ईयर्स में। लास्ट के 30 ईयर्स में पॉपुलेशन बहुत हाइक करी है वर्ल्ड के अंदर, उससे पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी कि एकदम से बढ़ी है। तो इससे भी मतलब क्या है कि ये हम जो हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो ज्योमेट्रिकली बढ़ सकती है, लेकिन जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिकली बढ़ती है, ना कि ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। ओके, आप समझ में आया आपको? अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। वाइल पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक, देखो पॉपुलेशन के पूछ रहे अरिथमेटिक, तो अब मैं जैसे आपको बताया पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ सकती है, और इसके थ्योरी के हिसाब से ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी, और पॉपुलेशन जो है हमारी अरिथमेटिक, पॉपुलेशन हमारी ज्योमेट्रिकली और फूड प्रोडक्शन हमारा अरिथमेटिकली। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन लीनियर ज्योग्राफिक प्रोग्रेशन पॉपुलेशन कैन ग्रो इन अरिथमेटिक, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, देखो वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, 2 हैं, 4 हो गए, 8 हो गए, 16, 32, इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है कैन ग्रो ओनली इन अरिथमेटिक, जो कल हम चावल हम 2 किलो उगा पाए थे, कल हम 3 ही उगा पा रहे, ऐसा नहीं उसको एकदम 4 कर दिया, 3 उगा लिया हमने कल तो एकदम 6 किलो पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो 82 का सही आंसर क्या होगा हमारा 3। ओके, आपको आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि नहीं समझ में नहीं आया। इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाकर आपको दे दूंगा, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे लिखा है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड्स होनी, जो हमारे फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, ओके, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक, नहीं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर दो कि बिल्कुल अपोजिट ही आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 हमारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, ऑप्शन हमारे फोर्थ में दिखा रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर वैलिड विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन इसमें वैलिड है, किसके रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, किसमें बेरोजगारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 2 फर्क आपको शायद पता हो, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पर होता है जैसे दिहाड़ी मजदूरी पर लोग, वहाँ पर एक बार आपकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपको इतना मंथली मिलेगा, इतना आपको पर्टिकुलर सैलरी होगी, वहाँ पर आपको मिल भी सकता है काम, नहीं मिलता है काम, ठीक है, या फिर आपको पेमेंट कैश में होती है, और बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम डिवीजन करते हैं। हमारी सरकार की और हमारी सबकी यही मंशा रहती है कि हम अपनी कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आए, फॉर्मल सेक्टर में लेकर आए, ठीक है। ये जो अनऑर्गेनाइज हैं या इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको फॉर्मल एक स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, हम देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं। A sense of insecurity prevails as people may be terminated from jobs on slight pretext, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं है, देखो, और इसमें क्या है, वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है अपनी सिक्योरिटी को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हम काट देते हैं, चलो ऑप्शन सी देख लेते हैं किस किस में है। ऑप्शन सी सभी में ही है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, आंसर आपके सामने है। क्या है आंसर, आंसर 2A, B और D, यानी कि उसमें ना कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, हल्के से टेक्स्ट पर एक छोटा सा लेटर टाइप होगा और आप फायर, आप बाहर हो सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। जॉब्स वेरी लो पेड होती हैं और नॉट रेगुलर भी नहीं होती है, बी ऑप्शन दोनों सही है। डी ऑप्शन क्या कहता है हमारा, These are small and scattered unit which are largely outside the control of the government, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो A, B, D हमारा सही स्टेटमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर एक मैच आया, अब इनको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। क्यों,
क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन दोबारा से इनमें से कोई ऑप्शन कहीं आगे नेक्स्ट पेपर में आपके आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी का आंसर पता होना जरूरी है, एमसीक्यू करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। पहला ऑप्शन आपके सामने है कास्ट, इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ये बुक है, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है दीपंकर गुप्ता, बिपिन चंद्रा, हर्षमंदर और एम.एन. श्रीनिवास। अगर आपने संस्कृताइजेशन वर्ड के बारे में सुना है, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ संस्कृताइजेशन पे मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख लेना। वो भी टर्म जो है एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा ही टर्म कॉइन की गई थी, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देख लेना, तो क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है, उनकी बुक के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ईयर पूछा जा सकता है उस बुक का, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना। हर्षमंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट माने जाते हैं ये। बिपिन चंद्र हिस्टोरियन है, जिन्हों की बुक भी है बड़ी फेमस, मॉडर्न इंडिया। बिपिन चंद्र यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं सभी, ठीक है, ये ऑथर हैं, ये हमारी बुक्स हैं। अब देख लेते हैं किसके सामने क्या, तो कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, तो क्या है ऑप्शन ए का, हमारा ऑप्शन ए है हमारा, और उसका आंसर हमारा क्या होगा 1 2 3 4 में से। देखो इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर क्या है, कास्ट का क्या है एम.एन. श्रीनिवासन, ओके। उसके बाद है कॉम्युनलिज्म इन इंडिया, इन्होंने एक बुक किस पे भी लिखी थी, कॉम्युनलिज्म इन इंडिया के ऊपर भी, किसने, बिपिन चंद्र, ओके। आगे आता है इंटेरोगेटिंग कास्ट, इंटेरोगेटिंग कास्ट जो है वो लिखी हुई किसकी, दीपंकर गुप्ता जी, ओके। आप सामने ऑप्शन है अनहियर्ड वॉइसेस स्टोरीज ऑफ अनफॉरगेटन लाइव्स, तो इसका आंसर क्या है, डी का 3 यानी इसे हर्षमंदर। मैं चाहता था इसको एलिमिनेट करके भी दिखा सकता था आपको, लेकिन मैंने सभी का आंसर आपको इसलिए बताया ताकि आप जो है फ्यूचर में अगर क्वेश्चन इन्हीं ऑथर्स और इन बुक्स में से बनता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ पूछ लिया है कमीशन के बारे में। कौन सा कमीशन, काका कलेलकर इज एसोसिएटेड विद, यानी काका कलेलकर एक कमीशन है, वो किससे रिलेटेड है। आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि देखो मैं इसका आंसर अपने, अब ये जो ऑप्शन है ना, ये जो कमीशन है इन सब के बारे में मैं बात जिक्र कर चुका हूँ अपने नोट्स के अंदर भी। अगर आपने नोट्स खरीदे होंगे, अपने बाय किए हैं, या फिर आपने देखे हैं, तो आप उसको मिल जाएगा आपको। तो ये आंसर, इसलिए मैंने कमीशन उसमें डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन का क्या है, काका कलेलकर कमीशन किससे रिलेटेड है, शेड्यूल्ड ट्राइब से। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि डेफिशिट, क्या पूछा है, डेफिशिट फाइनेंसिंग मींस दैट गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम। डेफिशिट का मतलब क्या होता है, घाटा। किसमें घाटा, फाइनेंशियल घाटा, मतलब आपके पास रुपए थे 2 खर्च करने के लिए, आपने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो आप क्या होगा, फाइनेंशियल डेफिसिट में चले गए। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, जब सरकार घाटे में चली जाती है, बजट बनाया था 100 रुपये का, लेकिन खर्चा हो गया 110 रुपये का, तो 10 रुपये कहाँ से आएंगे, तो वो 10 रुपये सरकार कहाँ से उधार मांगती है, आरबीआई से, लोकल बॉडी से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, ये आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है उसका सोर्स भी, लेकिन हमारे साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो हम इसका आंसर क्या है हमारा, आरबीआई, यानी गवर्नमेंट जो है आरबीआई से भी उधार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछा है कि गंगा के बारे में पूछा है थोड़ा, चलो पढ़ ही लेते हैं। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग का होगा, आप कर सकते थे इसको भी, लेकिन पूछ लेते, चलो पढ़ लेते हैं क्या कहती है। इसमें पूछा है गंगा एंड कविता लिव विद देयर फादर रंजन। इनके गंगा और कविता हैं, किसके साथ रहती हैं, अपने पिता के साथ रहती हैं, जिनका नाम क्या है, रंजन, रंजन नहीं, राजन। इन द मॉर्निंग, सुबह उठती हैं, ऑल 3 लीव हिम, तीनों साथ घर छोड़ के जाते हैं, मतलब ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, जहाँ भी जाते हैं। गंगा ड्रॉप्स कविता टू स्कूल, ठीक है, गंगा किसको करती है, गंगा ड्रॉप करती है कविता को, कहाँ पे ड्रॉप करती है, स्कूल पे ड्रॉप करती है, एंड गोज टू हर कॉलेज, यानी गंगा बड़ी है, कविता छोटी, कविता स्कूल जाती है, गंगा कहाँ जाती है, कॉलेज जाती है। राजन जो उनके फादर हैं वो कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं। शाम में, इन द इवनिंग दे कुक फूड एंड ईट टुगेदर, वो खाना शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं और खाते हैं। ड्यूरिंग द वोकेशन गर्ल्स विजिट देयर मदर, ड्यूरिंग ओकेशन, कभी कभी उनकी जो मदर, वो लड़कियां हैं, अपनी मदर के पास भी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दिस। अब पूछें कि किस प्रकार की फैमिली है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रीजनिंग के साथ साथ सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अगर आपने फैमिली वाली वीडियो देखी होगी मेरी पहली यूनिट है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसका पहला टॉपिक है फैमिली, मैरिज और फैमिली, ठीक है। उसको अगर आपने देखा होगा तो आप इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन नीचे से ले लेते हैं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, क्योंकि उसमें मदर का होना जरूरी है। डिसऑर्गेनाइज फैमिली, ऐसा तो मैंने कोई पहली बार वर्ड सुना है, डिसऑर्गेनाइज फैमिली।
बाकी आप इसके बारे में जानते हैं तो बताना। वुमेन हेडेड फैमिली मतलब कि महिला के द्वारा, इसमें तो राजन है उनके फादर हैं, तो इसमें महिला हेडेड तो नहीं है फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली यानी कि उनके एक फादर हैं जो कि उनको क्या करते हैं, उनके फादर हैं जो क्या कर रहे हैं, उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट मदर भी हो सकता है, सिंगल पेरेंट फादर भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्ज, ये पता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टर्म्स जो दी है ना सोशियोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, उसमें आपको टर्म ना पूछ के सीधा एक सिचुएशन दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कौन सी टर्म से रिलेटेड है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 का देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर कल्चर who borrows from and often distort, exaggerate, or invent the symbols, values, and beliefs of the large culture to distinguish themselves, it is called as। जब लोगों का ग्रुप एक लार्जर कल्चर के अंदर जो बोरो करता है, कभी कभी जो बोरो करता है फ्रॉम एन ऑफन डिस्टोर्ट, एग्जाजरेट, बढ़ी चढ़ी और इन्वेंटेड सिंबल्स को, जो कि वैल्यूज और बिलीव्स को, ताकि लार्जर कल्चर के साथ डिस्टिंग्विश फील कर सके देमसेल्व्स, इट इज कॉल्ड एज। इसका मतलब क्या है, ये सब कल्चर है, एथनोसेंट्रिसिज्म है या कॉस्मोपोलिटनिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि तुम किसी के भी कल्चर को अपने कल्चर से कंपेयर करके उसको अच्छा और बुरा बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर में शराब पीना मना है, हराम है, ठीक है, कुछ कल्चर में शराब पीना आम है। अब हम उस शराब हराम वाले कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और उसको बोलूँ कि कितने गलत लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, कितना वैसे हैं ऐसे हैं, मैं अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे कल्चर को जज कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। और ना कि जज कर रहा हूँ, ना कि ओनली जज कर रहा हूँ, बल्कि अपने को सुपीरियर बता रहा हूँ, है ना, दूसरे को इन्फीरियर फील करा रहा हूँ, अपने को सुपीरियर कल्चर बता रहा हूँ, तो वो भी जो है वो क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म। इसके लिए एक टर्म भी बोली जाती है, स्लैंग टाइप बोला जाता है कि माई कल्चर इज कल्चर, योर कल्चर इज वल्चर, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले वाले ऑप्शन का, इस जो ऑप्शन क्वेश्चन हमने पढ़ा इसका सही आंसर होगा हमारा कल्चरल सुपीरियोरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कल्चरल सुपीरियोरिटी। और कुछ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। अब इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें पूछा है ये बैंकों का बैंक कमर्शियल बैंक है, इट वर्क्स एज ए बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम करता है। और ये फॉर्मुलेट करता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मुलेट भी करता है, ये ध्यान रखता है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा ना बिल्कुल कम, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो जाए और इतना सस्ते भी चीज़ ना हो जाएंगी, वैल्यू ना रहे, तो इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी पे फंक्शन करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक करता है इस वक्त। इसका ही आंसर हाँ स्टेटमेंट हाँ कर दो, हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, 90 का 1। आगे बढ़ते हैं। इट फॉर्मुलेट फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, फॉर्मुलेट्स, वेट, इट वर्क्स एज अ बैंक, हाँ ये ठीक है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। ये कह रहा है कि ये इट वर्क्स एज अ बैंकर ऑफ द कमर्शियल, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 ठीक है। इट फॉर्मुलेट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री ना, फिस्कल पॉलिसी के लिए स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस पर काम करती है, ये भी करता है, ये भी अपने अपने जो नई नई पॉलिसीज लाते हैं ये भी करता है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मुलेट को फिस्कल पॉलिसी को करना किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा 1 राइट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सही है, देख लिया भाई, क्वेश्चन नंबर 91। अब उसमें पूछा है कि एक कल्चरल फिनोमिना है कैरेक्टर बाई इंटरमिंगिंगली और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस और ट्रेडिशन इज नॉन एज। अब उसमें पूछा है कल्चरल फिनोमिना है जहाँ पर इंटरमिंगलिंग हो गए यानी कि बहुत सारे आके मिल गए हैं, एक मेल्टिंग पॉट जैसा हो गया है जहाँ पर मिक्स हो गए हैं डिफरेंट रिलीजन और ट्रेडिशन, वो क्या कहलाता है। देखो संस्कृताइजेशन आपके सामने आ गया ना यहाँ पर, अगर आपको पता हो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आप मेरी वीडियो देखी होती तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते, तो आपके सामने सिर्फ 3 बचते, कितने बचते, सिर्फ 3 ऑप्शन बचते। अब उसमें आप एसिमिलेशन की बात करेंगे तो एसिमिलेशन वो नहीं होता है। एसिमिलेशन भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखोगे तो वो वीडियो में भी आप इसको काट सकते हैं। आपके सामने कितने बचे, 2। इंटरैक्ट अब इसको कॉमन सेंस से काट सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, तो क्या है इंटरेक्शनिज्म नहीं है वहाँ पर। इंटरेक्शन तब होता है अपने वो अपने अपने अपना जो उनका कल्चर है, अपनी जो वैल्यूज है उस पर फिक्स्ड है और तुम अपने फिक्स्ड हो, और सब उसके बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है बस, वो इंटरेक्शनिज्म नहीं होता है।
लेकिन जब तुम बिल्कुल मिक्सअप हो जाओ, सिंक हो जाओ, क्या देखो ये वर्ड ही अपना आप में बहुत कुछ डिफाइन करता है, SYN बस इतना भी आपको पता होता तो इसका आंसर आप दे सकते थे। सिंक का मतलब होगा कुछ अलग अलग चीज़ों को एक साथ हम कर देना, सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, 3, सिंक्रोनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी वरना, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इकोसिस्टम्स एक्ट एज अ रिसोर्स प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसर, ठीक है। विच एनर्जी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम, मेन ड्राइविंग फोर्स, इसको वर्ड को याद रखना, मेन ड्राइविंग फोर्स है इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करता है एनर्जी ग्रोथ के लिए, एनर्जी किसके लिए, ग्रोथ, किसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि पानी वाले, यानी इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है हमारा समुद्र का है या फिर नदियों का है या फिर नालों का है, नालों का नहीं सॉरी, या तालाब का है, वो सब उस सिस्टम को, तो उसको वो क्या है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम प्लांट की ग्रोथ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए को हटा दो। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से हम विंड एनर्जी इसमें अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा मेन ड्राइविंग फोर्स नहीं हम उसको मान सकते, तो इसको भी हटा दो। हाइड्रो, पानी, ठीक है पानी, लेकिन वो खुद अपना आप में इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ये बड़ा प्रोड्यूसन हो सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, सोलर एनर्जी, क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स है हमारे इकोसिस्टम को रन करने का, पीछे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बड़ा पीछे उसमें वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब आपने अगर मेरी वीडियो देखी यूनिट टू की लास्ट वीडियो जो कि एलपीजी के बारे में बात करती है, सेकंड लास्ट वीडियो एलपीजी के बारे में बात करती है, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आप इसके तीनों ही ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको उसका सीधा आंसर लिख के बदल जाएंगे, कोमोडिफिकेशन। कोमोडिफिकेशन का मतलब है किसी भी वस्तु को, इंडिविजुअल को, इन लोगों इंसानों को भी हम एक तरीके से वस्तु की तरह देखते हैं, रिसोर्स की तरह देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोमोडिफिकेशन, ओके, जो कि कैपिटलिज्म के होने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 94 की तरफ। इसमें दिया है असर्जन, दिया है एक रीजन दिया है। असर्जन मान लेते हैं क्या है, असर्जन देखते हैं क्या होता है। इन इंडिया डोमिनेंट ट्रेंड ऑफ नेशनलिज्म इज मार्क्ड बाय एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक विजन, ठीक है। जो हमारा नेशनलिज्म है, द डोमिनेंट ट्रेंड ऑफ नेशनलिज्म, हमारे नेशनलिज्म का डोमिनेंट ट्रेंड यानी बहाव, झुकाव किसी की तरफ है, तो वो किसकी तरफ है, इंक्लूसिविटी की तरफ और डेमोक्रेटिक विजन की तरफ, ठीक है। गुड असर्जन है। इसके रीजन क्या देते हैं पीछे, इसके रीजन ये देखिए कि इट्स डेमोक्रेटिक बिकॉज इट रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी इन प्लुरलिटी। अगर आप प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप एक डेमोक्रेटिक विजन के साथ या इंक्लूसिव के साथ आप नेशनलिज्म नहीं करा सकते। इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो बहुत डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी थिंग्स आर देयर, देयर आर मैनी थिंग्स, ओके। तो इसका अब आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ही सही आंसर क्या होता है हमारा 94, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। अगर आपने वीडियो देखी है मेरी प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप की, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा है प्राइमरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनमें से। इसमें पूछा है लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, बिल्कुल गलत, ए बिल्कुल गलत है, लार्ज नंबर होते ही नहीं है प्राइमरी ग्रुप में, तो जहाँ ए है उसको हटा दो, 4 हटा दिया, 2 हटा दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ फेमिलियर अमॉन्ग द मेंबर्स, बिल्कुल गलत, बिल्कुल बी भी क्या है हमारा, बी भी हमारा क्या है, गलत है। अब बचते क्या है हमारे पास, हम बचते हमारे पास सी डी और ई, और सी डी ई कहाँ है हमारे पास, ये रहे, ये तो हमारा कट गया था इसमें बी है, ठीक है। सी डी क्यों, क्योंकि इसके अब याद रखना आगे से प्राइमरी ग्रुप ये है, उससे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे 3 बता देना, कौन से 3 है, मैनी कॉमन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, मैनी कॉमन है और शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप मेंबर इमोशनली फील क्लोज टू ईच अदर, फैमिली पीयर ग्रुप ये आपका प्राइमरी ग्रुप होता है, एग्जाम्पल के समझा देता हूँ। साइज जो है इसका बहुत छोटा होता है प्राइमरी ग्रुप का, ठीक है। इसके क्या है फीचर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 96 पूछता है इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म पूछा है, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पूछा, उन्होंने पूछा नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें देखो प्रोजेक्शन इज डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आप इनके टर्म के साथ इन सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके जाओ और देख लो, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा पेड नोट्स लिया है उनको मैंने वो एक पीडीएफ में, एक पेज में वो पूरी वीडियोस जितनी मेरी इंपॉर्टेंट हैं वो पहले वीडियो अपलोडेड हैं वो, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो मैंने एक पेज में करके उनको दे दी है, जिसपे कि वो एक क्लिक से ही सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिसने पेड नोट्स मेरे लिए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, मेरा पेड नोट्स अवेलेबल है 399 में। आप मुझे academia@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आप यू आर इंटरेस्टेड फॉर द नोट्स। तो आप नोट्स से नोट्स। और हाँ, 2-3 चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। वो जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे और ओनली इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं वो नोट्स ओनली इंग्लिश में अवेलेबल हैं, और दूसरा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा फिर इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। बट सब्लिमेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन आपको याद आ रहा होगा, आपने 10th क्लास 11th क्लास या 9th क्लास में भी पढ़ा हो। साइंस का एक टर्म था सब्लिमेशन, जिसमें कि सॉलिड को गैस में हम कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत है क्या, आप खुद ही बताना, चलो इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो कैलकुलेट करती है, क्या कैलकुलेट करती है, जीडीपी। बहुत ही आसान है ये, इसमें कंफ्यूजन में मत आना, ये तीनों में से कोई नहीं करती, सबका अलग अलग काम है। इसका हमारा क्या काम है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ इसका काम को करता है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, यानी 2023 में कुछ क्वेश्चन में आपको जो है ईयर भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद रखना प्लीज। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये तीनों टर्म हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको रख लेना बस, नीचे वाली जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 98। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। बहुत इजी सवाल, बहुत आंसर बहुत रिपीट होता है, तो इसका आंसर क्या है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बट नॉट द लीस्ट बट द लास्ट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज दैट द स्कीम है जो प्रोवाइड करती है, जो लेबर है, गरीब हैं, उनको हाउसलेस हैं, उनको फैमिली को घर प्रोवाइड करती है, कच्चे से पक्का मकान बना के देती है। वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। 2016 में उसने स्कीम शुरू हुई थी। उस स्कीम का क्या नाम है, उस स्कीम का नाम पूछा है इन्होंने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मतलब रूरल में ही जाएगा, प्रधानमंत्री सहकारी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नेशनल रूरल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा। इंदिरा आवास योजना हो सकता था, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है 2016 पूछा है। इंदिरा आवास योजना बहुत पुराना है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका में आजकल हम सर्विलेंस भी हैं, हम इसको इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसका सर्वे भी कर रहे हैं, इवन खुद फिजिकली, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से फील भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक दिन एनआरएलएम के बारे में बताऊंगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, किस तरीके से गाँवों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और किस तरीके से हम गाँव को सशक्त बना रहे हैं, और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, एक डेडिकेटेड वीडियो एनआरएलएम को लेकर आऊँगा, इसमें आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन दिए थे, इनको अटैम्प्ट करना, इनके ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना, इन ऑप्शन के बारे में पढ़ना, और मेरे नोट्स जिसको चाहिए वो मुझे academia@gmail.com पर मैसेज कर दे, हाई लिख दे, या फिर वहाँ पर आपको लिख दे कि आपको रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बता दूँ CUT PG MSW HUQP 21 पेपर कोड HUQP 21 के जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, और 10 यूनिट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वो मेरे नोट्स, कुछ पूछते हैं मेरे से क्या वो सफिशिएंट रहेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो आपकी ऑलमोस्ट 80% प्रिपरेशन करा देंगे, 70 to 80% आपकी प्रिपरेशन वो नोट्स करा देंगे। उसके बाद आप जो है मेरी इस तरीके की जो वीडियोज़ आती हैं MCQs की, उसके साथ स्टिक रहें, उसको मिस ना करें, और साथ ही जो वीडियोज़ मैंने अटैच करके दी हैं, जो वीडियोस मैंने एक PDF में अटैच करके दी हैं, वो वीडियोस मेरी ज़रूर देखें, उनका टाइमलाइन में देखें कि वो 1 साल पहले डली थी कि 2 साल पहले डली थी, आज भी बहुत रिलेवेंस है उन वीडियोस का। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखना है, तो उससे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, और आप जब MCQs अटैम्प्ट कराऊंगा मैं आगे फ्यूचर में, तो आप खुद से खुद भी करेंगे। ठीक है, तो आप भी एक चीज़ बताना मुझे कि अब इन 25 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, आपने 100 में से कितने स्कोर आपने खुद से ही इसका आंसर सही कर दिया था। ठीक है, सो बहुत लेट होते हैं, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।